हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हर फ्राइडे हम आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट के हॉट टॉपिक्स डिस्कस करने। और आज हमने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हायर इंटरेस्ट रेट इज चेंजिंग होम ओनर्स टू टेनेंट को डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ हैं आज हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड मिस्टर प्रवीण अरोड़ा जी और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दिनेश अरोड़ा जी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू जतिन। मेरी तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और प्रवीण जी, पूरे मार्केट में न्यूज आ रखी है कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं और मार्केट फिर से वापस उसी तेजी से रेट इंक्रीज होंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? दिनेश, आप बताओ, आपको क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट का क्या आउटकम रहेगी इस बार? देखें प्रवीण जी, जैसे ना पहले भी हम एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं दूसरे शोज में भी, कहीं ना कहीं देखिए इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन है और बैंक ऑफ कनाडा भी इसको बूस्ट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करना चाहता है। बट उसके सामने प्रॉब्लम ये आती है कि उसको साथ साथ अपना ट्रेड भी देखना है बाकी कंट्रियों के साथ। अगर वो एकदम से इंटरेस्ट रेट ऐसे कट करते हैं, अगर यूएस यहाँ कट नहीं करता तो हमारी जो मेजोरिटी ट्रेडिंग है वो यूएस के साथ होती है, तो फिर यूएस डॉलर के मुकाबले जो कनेडियन डॉलर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए वो वेट भी कर सकते हैं कि जैसे अगर यूएस कोई कट करे तो फिर वो आगे आके इसको साथ में कट करें। बट क्योंकि उनकी इकोनॉमी डिफरेंट है, ये बिल्कुल उसके साथ मैच भी नहीं कर सकते। तो हो सकता है एक या दो कट ये करें उनसे पहले। बट वो कब करेंगे, थोड़ा सा सिचुएशन को देखते हुए, मतलब उनका थोड़ा सा रहेगा तो सही, करना तो वो चाहते हैं पर थोड़ा बहुत और जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज और इकोनॉमिक्स उनको कॉम्प्लिकेशन देखनी पड़ रही हैं ऑल अराउंड, उसके देखते हुए वो चीज़ों को थोड़ा डेफर करते जा रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली अभी मतलब थोड़ा सा ये भी डेटा एनालिसिस भी आया है कि अभी भी जो कार लोन्स की पेमेंट हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट हैं, अभी भी वो रेगुलर हो रही हैं। हालांकि लोग तंग हैं पर बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट भी नहीं हो रहे हैं। तो अभी जब तक वो एक लिमिट तक ना पहुंच जाएं, जब बहुत ही टेन्योर तक, जब आप 4 5 6 पेमेंट बहुत ज्यादा लोग मिनिमम ना करनी शुरू कर दें कि हर बार वो सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं छोड़ देते हैं और डेट बढ़ता जाता है, तो उसका जो एक रिजल्ट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके आगे आता है। तो फिर उनको लगता है कि यार बहुत सारे लोग डिफॉल्ट हो रहे हैं तो इनकी हेल्प के लिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट को कट किया जाए। तो शायद इन सब सिनेरियो को देखते हुए चांसेस हैं बट थोड़े कम हैं। अगर हम रेशो की बात करें तो मे बी 30-35% चांसेस हैं जो देखते हुए लग रहा है कि शायद वो इंटरेस्ट रेट को कट करें, और ज्यादा चांसेस हैं 60-70% की वो अभी भी इसको एक बार होल्ड कर जाएं। एंड लेट्स सी अगली मीटिंग तक कैसे चीजें बैठती हैं। तो आपको ये लग रहा है कि अभी भी अराउंड 30-35% चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट है वो कम होएगा? हाँ जी, अगर अभी भी ज्यादा 50% से ज्यादा चांसेस अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी बाकी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि यूएस में अभी कट नहीं हुआ है, फिर बाकी चीज़ों को भी देखते हुए, और जैसे मैं आपको अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग की, थोड़ा सा जो लोगों की डिफ़ॉल्ट की पेमेंट्स हैं, कार लोन्स की, क्रेडिट कार्ड्स की, दूसरे डेट, वो लोग तंग जरूर हैं बट कहीं ना कहीं मैनेज करके काम चला रहे हैं, अपना करते जा रहे हैं। तो जब तक वो उनको लगे ना कि पानी सर तक आ गया है तब तक हो सकता है वो भी इसको होल्ड करते रहें, और जब उनको लगे कि हाँ हालत अब ज़्यादा ख़राब हो रही है फिर वो कट के लिए आए। ओके दिनेश जी। प्रवीण जी, हमारे लास्ट शो के बाद हमें बहुत सारे कॉल्स आए और लोगों ने, जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनमें से बहुत लोगों ने कहा कि हम सच में ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम अपना घर सेल करके उस वहीं टेनेंट रहें। बट सर, उनमें से कुछ लोग वो भी थे जो इन्वेस्टर्स थे, वो कह रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लॉस में जा रही हैं। तो वो कह रहे हैं हम क्या करें, मतलब हमारे जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं वो 50,000 to 100,000 तो सबकी डाउन ही है जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी। तो वो अगर उनको सेल करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं इससे सेव होने के लिए? आपके कोई, आप बताएं, इनको टिप्पणी दें। जतिन, ऐसा है कि जैसे हम लास्ट वीक बात कर रहे थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से काफ़ी लोग हैं, क्योंकि पेमेंट का उनके लिए सबसे बड़ा इशू है। पेमेंट का इशू होने की वजह से क्या है कि कई लोग वो पेमेंट्स को बेकअप नहीं कर पा रहे, कि उनके घर की जो पेमेंट बनती है, मान लो वो 5-6 हज़ार डॉलर बनती है, और सिमिलर टाइप का वो जो घर है वो 3,000 पे रेंट पे ले पा रहे हैं। तो वो उनको ये लग रहा है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बची, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इक्विटी भी नहीं है घर में, और उनके पास मतलब जो पेमेंट देनी है वो भी उनके लिए मुश्किल हो रही है। कि उन्होंने कंसिडर किया है, काफ़ी लोगों ने, और काफ़ी लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हम ओनरशिप छोड़कर वापस टेनेंसी में चले जाएं, ताकि कम से कम अपना कैश फ्लो है उसको ठीक कर पाएं, क्योंकि अब तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो में है। एवरी मंथ वो मतलब क्रेडिट कार्ड्स जहाँ इन चीज़ों से पेमेंट्स उठा के अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं। बट अब
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेकर भी वो कितना टाइम काम चला लेंगे, क्योंकि एक डेट को सर्व करने के लिए अगर आप वो दूसरा डेट उठाते हैं तो एंड ऑफ द डे तो वो डेट ही है, कहीं ना कहीं तो पे होना ही है। फर्क यही पड़ रहा है कि एक 7-8% के डेट को सर्व करने के लिए वो 20-24% का डेट है वो और उठा रहे हैं, और किसी न किसी स्टेज पे जाकर तो ये साइकिल ने रुकना ही है। तो उसके लिए जैसे लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, और जैसे आपने बात किया, काफ़ी लोगों ने कॉल किया, लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे, मैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको शो के माध्यम से आंसर करता हूं ताकि जो और भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इनको सुन सकें। कि अगर आपके लिए ये चीज ऐसी बनती जा रही है कि आप 7-8% के डेट को सर्व करने के लिए आपको 20-22% का डेट उठाना पड़ रहा है, तो मुझे जो लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। आपको प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के बिना कोई आपके पास सोल्यूशन और नहीं है। हालांकि ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है क्योंकि आप अपनी ओनरशिप को लूज कर रहे हो, बट समटाइम्स लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहती। जो अभी की सिचुएशन है उसमें आपके पास मुझे जो लग रहा है कि ऐसी ही सिचुएशन बचती है अगर आप पेमेंट्स को नहीं कर पा रहे। और अब दूसरी बात यह है कि कई लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी उनको सेम चैलेंज आ रहा है कि जितना उनको रेंट आ रहा है उनकी जो पेमेंट्स हैं उसके कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मान लो उनको प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट आ रहा है $2,500-3,000, कईयों की प्रॉपर्टी बहुत टाइम से रेंटेड है और उन्होंने बाई चांस उनको रीफाइनेंस कराया या किसी भी तरीके से उसमें से इक्विटी निकाली है, और अब उनके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग मॉर्गेजेज हैं वो भी काफ़ी हैं, और अब उनकी पेमेंट्स काफ़ी हैं, और वो जो उनके रेंट है और जो उनकी पेमेंट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कहने का मतलब उन कईयों का तो 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो है, और वो जो 3-4 हज़ार डॉलर का नेगेटिव कैश फ्लो है इसको वो सर्व नहीं कर पा रहे, उसको नहीं वो मेंटेन कर पा रहे। तो उस सिचुएशन में जैसे काफ़ी लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि जैसे उनको कोई कैपिटल लॉस होता है, तो जैसे जतिन मान लो कोई भी प्रॉपर्टी वो बेचते हैं, और दिनेश जैसे वो प्रॉपर्टी बेचते हैं, ये भी मैंने मतलब जो अपने क्या कहते हैं सीएज हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ ये इंफॉर्मेशन वेरीफाई की है। बट इसके बाद भी मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने अकाउंटेंट के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। बट अगर मान लो आपको लाख या 2 लाख डॉलर का कैपिटल लॉस हो गया प्रॉपर्टी के ऊपर, वो आप उसको आगे जाकर आपको किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जब गेन होता है तो आप उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मान लो आज आपको लाख या 2 लाख का लॉस हो गया, बट वो 2 लाख का लॉस जो आपको हुआ, और आज से आप मान लो 5 साल बाद या 10 साल बाद कोई प्रॉपर्टी प्रॉफिट में बेचते हो, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट में मान लो आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो जो आपको आज की डेट में 2 लाख का लॉस हुआ था वो आप 5 लाख के प्रॉफिट में से उसको निकाल लोगे, और जो 3 लाख डॉलर बचेगा उसके ऊपर आप जो कैपिटल गेन है वो आपका इम्प्लीमेंट एप्लीकेबल होएगा। उसमें से भी जो आपको 50% एग्जेम्प्ट होना है आज की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस लॉस को आगे ले जा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, बट उसमें भी एक बात ये है जतिन, वो वही लोग कर पाएंगे जिनके पास एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और जिनके पास आने वाले टाइम में कोई इन्वेस्टमेंट होएगी और वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको प्रॉफिट होएगा। अगर किसी के पास वो दोबारा इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं, जब प्रॉफिट ही नहीं होता, तो वो इस चीज का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लॉस का बेनिफिट वही लोग, बेनिफिट तो मैं नहीं कहूंगा, लॉस को वही लोग एडजस्ट कर पाएंगे आने वाले टाइम के अंदर जिनके पास आगे कोई और इन्वेस्टमेंट होएगी, या जिनके पास कोई आने वाले टाइम में आज की डेट में इन्वेस्टमेंट है, या जो आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। क्योंकि एक इसके बारे में आज ही मेरी किसी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी है वो जो लॉस में बेची है, तो मैं उनके साथ भी यही बात कर रहा था। और एक चीज ये है कि जो आज की गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है इस लॉस को आगे लेकर जाने की। आप जब भी अपने लाइफ स्पैन में वो प्रॉपर्टी कभी गेन पे सेल करते हैं आप उसको कर सकते हैं। हालांकि बिजनेस लॉस के बारे में जो प्रोफेशनल्स थे उन्होंने मुझे बताया कि जो बिजनेस लॉस है वो सिर्फ 20 साल तक आप ले सकते हैं, बट जो कैपिटल लॉस है आपका उसको आप अपने लाइफ स्पैन में कहीं पे भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक ये जो चीज है
शायद मेरा ख्याल हम लोग रूटीन में इस चीज के बारे में ना ही हम चर्चा करते हैं, ना ही हम बात करते हैं, क्योंकि पास्ट में जो हिस्ट्री रही है किसी को भी ऐसा कोई लॉस हुआ नहीं। मेजोरिटी लोग हैं जिन्होंने भी कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदी थी, सभी को कुछ ना कुछ गेन हुआ है, चाहे किसी को थोड़ा गेन हुआ है, चाहे किसी को ज्यादा गेन हुआ है। बट ये एक ऐसी मार्केट है जिस मार्केट में लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लॉस हुआ है, जिन्होंने बेची है, जब बेचना चाहेंगे उन लोगों को इस चीज का आगे जाकर कहीं ना कहीं मतलब इसको वो रिकवर कर पाएंगे अपने दूसरे प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। थैंक यू प्रवीण जी, ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी। दिनेश जी, आपका क्या व्यूज हैं इस बारे में? मैं प्रवीण जी इस पे एक और चीज़ थोड़ी सी आपके साथ इसको एलेबोरेट करना चाहता था कि एक तो ये हमारा टॉपिक आ गया, एक तो ये आ गया कि किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, वो ऑलरेडी घर में रह रहे हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें जो उनको लॉस हुआ उन्होंने आगे उसको डैमेज कंट्रोल कर लिया। अब कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके पास एक ही घर है, प्रिंसिपल रेजिडेंस है, उनके लिए सैड पार्ट है। तो वो अगर कहीं ना कहीं आज उस पर लॉस करते हैं, मान लीजिए कुछ सिचुएशन इस तरह की बनती है कि उनको वो प्रिंसिपल रेजिडेंस सेल करके रेंट पे जाना पड़ता है और उसमें वो लॉस कर उनको हो रहा है, तो आने वाले टाइम में जब दोबारा कभी वो होम ओनर बनते हैं, अगर वो कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो उसमें उनको कोई ना कोई बेनिफिट या कोई चीज हो सकती है कोई ऐसी? क्योंकि उसमें क्या है दिनेश के, अभी वो जब वो प्रॉपर्टी गेन पे बेचते हैं जो अपना प्रिंसिपल रेजिडेंस है, तो उनको कोई कैपिटल गेन नहीं देना पड़ता। हाँ जी। तो ना ही वो गेन पे करते हैं, ना ही वो लॉस रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई गेन हो ही नहीं रहा। इट इज ए सैड पार्ट कि जिनके अपने प्रिंसिपल रेजिडेंसेज हैं उनको इस चीज की ऑप्शन नहीं मिलेगी, उनके लिए तो ये हार्ड लॉस ही है। उनको कोई क्रेडिट या कुछ मिले आगे। कुछ प्रोफेशनल्स के साथ मैंने एक और बात डिस्कस की थी कि मान लो जैसे उनको प्रिंसिपल के ऊपर लॉस हो गया, क्या वो इसको अपनी इनकम के अगेंस्ट कहीं एडजस्ट कर सकते हैं? तो वो कहते हैं कि उसके अगेंस्ट भी वो एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब उनके लिए जो प्रिंसिपल रेजिडेंस है उनके लिए काफी बड़ा लॉस है अगर वो किसी भी लॉस के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, क्योंकि उनको कोई उस पे वैसे भी अगर कोई वो हाई पे बेचते हैं तो कोई गेन भी नहीं है, उसके अंदर कोई आपको उनको है नहीं है, कोई टैक्स नहीं ना है, ही उनको गेन का के ऊपर कोई टैक्स पे करना पड़ता है, ना ही वो लॉस के डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये जो चीज है बेनिफिशियल नहीं है। यस, जिन्होंने प्रॉपर्टीज लॉस के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बेची हैं, जब बेचना चाहेंगे, जब बेचेंगे, वो इसको कहीं ना कहीं किसी और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मतलब जो है रिकवर कर पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसे मान लीजिए, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मान लो उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो $6000 है और रेंट उस पे आ रहा है 4000, तो मान लीजिए वो $2000 पर मंथ अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं, तो वो जो $2000 है, अगर कोई 20-25 हजार साल का वो अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए या इस फेज से निकलने के लिए, वो रख रहे हैं कि चलो आगे चल के कोई टाइम ठीक हो तो हम शायद लॉस से बच जाएं, तो वो जो लॉस है अगर वो 1 साल कंटिन्यू रहता है तो उसको अपनी इनकम में या कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। वो ऐसा है कि वो जो लॉस है ना उनका, वो लॉस उनका रिकवर हो जाता है, क्योंकि जितना उनका लॉस है, जैसे मान लो टैक्स के जब वो टैक्स फाइल करते हैं, तो क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड फील्ड है अकाउंटिंग का, बट हमें जितनी नॉलेज है मतलब मैं अगेन यही कहता हूं कि आप अपने प्रोफेशनल से, अकाउंटेंट से ज्यादा बेस्ट एडवाइस ले सकते हैं, पर वो इस चीज को उस कैपिटल गेन के अगेंस्ट रिकवर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये भी उसी का पार्ट आ गया जितना लॉस हो गया। बिल्कुल ठीक है, जो जो उसके अगेंस्ट इसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में लोगों को लॉस होते हैं, बिजनेस में जो लॉस है आपको वो उसका एक टाइम पीरियड है कि आप इतने टाइम तक लॉसेज को क्लेम कर सकते हैं, बट जो कैपिटल गेन का लॉस है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब भी आपको लगे आप कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हो। और इसमें एक चीज और है अपने दिनेश, क्योंकि जैसे यूएस में है वहां पे आप मॉर्गेज का जो सिस्टम है डिफरेंट है, वहां पे कैपिटल गेन का भी डिफरेंट है, पर यहाँ पे हमें क्या है कि हम कैपिटल गेन कोई भी पे नहीं करते जब हमारा कोई प्रिंसिपल रेजिडेंस होता है। उस पे कुछ नहीं। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए तो वो बात अलग है। बाकी दूसरी एक बात दिनेश और भी है, मतलब जतिन मैंने पहले भी 1-2 बार बात की है और मैं दोबारा इस बात को फिर रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, पब्लिक है, उनकी लगातार बात होती है, अपने जो उनके रेप्स हैं, मतलब जो उनके एमपीज हैं, एमपीपी हैं, जो गवर्नमेंट को मतलब उनका मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना दे
कि जैसे अभी देखो ये जो चैलेंज आ रहा है, चैलेंज मॉर्गेज के इंटरेस्ट रेट की वजह से आ रहा है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। आज लोगों को लॉस क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। आज अगर कोई अपनी ओनरशिप को छोड़ के टेनेंट बनने के लिए मजबूर हो रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट की वजह से ही हो रहा है। कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी हो कि जो प्रिंसिपल रेजिडेंस है आदमी का, जिस भी फैमिली का, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो कोई कम हो, या उसका क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया डिफरेंट हो, तो उसमें कम से कम लोगों को अपने रहने वाले घर के ऊपर तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप रख दो कि जो आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होएगा, जो सेकंड है उसके ऊपर और ज्यादा होएगा। जिसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं दैट्स फाइन, चलो वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे कर रहा है, राइट। हालांकि उसमें भी हम डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बट कम से कम जो प्रिंसिपल रेजिडेंस है उसके लिए तो लोगों को जरूर कोई ना कोई रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए वो पेमेंट्स को मेंटेन करना मुश्किल होता है। और वो एक बड़ा सैड पार्ट है कि जब हम होम ओनरशिप को छोड़कर हम दोबारा टेनेंट बनते हैं, दैट इज नॉट द गुड थिंग। मतलब वो किसी के लिए भी अच्छी चीज नहीं है, ना गवर्नमेंट के लिए अच्छी चीज है, ना लोगों के लिए अच्छी चीज है। मतलब उसका कोई ना कोई हमें गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से कोई ना कोई सोल्यूशन करना चाहिए। थैंक यू प्रवीण जी एंड दिनेश जी, आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करी हमारे व्यूवर्स के साथ। मैं आपसे जल्दी से 2 और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो हमारे व्यूवर्स ने बोले। एक तो हमारे व्यूवर्स ये पूछ रहे हैं, अगर किसी का नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर मॉर्गेज रिन्यूअल आने वाला है तो इस टाइम उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्या आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट के चेंज से कुछ लाइक इम्पैक्ट होगा? क्या होगा मार्केट पे इम्पैक्ट, ये वो पूछना चाहते हैं। देखो, इंटरेस्ट रेट की चेंज का मार्केट पे इम्पैक्ट एक डिफरेंट थिंग है जतिन। और जो मॉर्गेज का है, मॉर्गेज का देखो लग तो यही रहा है कि आने वाले टाइम में रेट में एडजस्टमेंट होएगी। तो उसमें तो हम ये कह सकते हैं, बाकी तो देखो उनके एडवाइजर्स उनको प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से। हम एक ये बात कह सकते हैं कि ज्यादा लॉन्ग टर्म अभी मॉर्गेजेज ना कमिट करें, शॉर्ट टर्म अभी हाँ उसको थोड़ा सा वेरिएबल रखा जाए। और अगर आपको लगता है आने वाले टाइम में, अगर मतलब वो डिपेंड करता है, जैसे अभी इन्होंने बात किया कि वो हर बंदे की इंडिविजुअल अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। और अगर आपको लगता है कि भाई बिल्कुल ही आप नहीं उसको हैंडल कर पा रहे, तो फिर जो अभी बेस्ट रेट या आपको लगे कि आज के अकॉर्डिंग मिल रहा है, डेफिनेटली उसके ऊपर ट्राई करें, ताकि आपको थोड़ा सा चीजें आपको आज की डेट में कंट्रोल करनी ईजी हो जाए। बट अगर कईयों के पास कोई बफर है, वो 3-6 मंथ देख सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा वेट कर लें। अब जहां इतनी देर वेट की है, और काफ़ी हाई चांसेस हैं कि डाउन द रोड ये चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होंगी और इंटरेस्ट रेट जो है वो बेटर हो जाएंगे। प्रवीण जी, सेकंड क्वेश्चन ये आया व्यूअर्स का कि जो इन लोगों ने प्री कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टीज बुक कर रखी हैं और उनको लग रहा है कि अब वो प्रॉपर्टीज जब क्लोज होंगी नेक्स्ट कमिंग 2-3 इयर्स में, वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनको इस टाइम क्या स्टेप्स लेने चाहिए? दिनेश, आपका क्या ओपिनियन है? देखो, उसके ऊपर हमने हमेशा देखो इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। और पहले भी जब कभी हमारी डिस्कशन हुई है, तो एक चीज हमने जरूर कही है कि ऐसा ना करें कभी भी कि अपने प्रिंसिपल घर पे दूसरी जगह से, वहां से क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, इक्विटी उठा के आप कोई इन्वेस्टमेंट बाय करें। एज लॉन्ग एज आपके पास प्रॉपर डाउन पेमेंट है उस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, जो आपकी प्रिंसिपल रेजिडेंस से डिफरेंट है, डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स में करें। बट डाउन द रोड देखिए, जिनकी क्लोजिंग तो 2 साल या 3 साल के बाद है, उनको तो मेरे को लग रहा है कि इतना ज्यादा अभी थोड़ा सा इतना उनके ऊपर हीट नहीं है। हो सकता है डाउन द रोड चीजें थोड़ी ठीक हो जाएं। अगर थोड़े से इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो थोड़ा बायर का भी करेज बढ़ेगा, और आने वाले टाइम में उनके पास ऑप्शन रहेगी कि वो शायद उन प्रॉपर्टीज को असाइनमेंट में सेल कर सकें, या इंटरेस्ट रेट थोड़े रीजनेबल होंगे, अगर वो उसको क्लोज करा के रेंट कर देंगे, तो आई थिंक दैट गैप जो है उनका, जो उनके रेंट से आएगा और मॉर्गेज के इंस्टॉलमेंट का, तो वो काफी कम होगा, जो उनके लिए मैनेज हो सकता है। थैंक यू दिनेश जी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम आपसे मिलते हैं कुछ ही पलों में। थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका हम फिर से स्वागत करते हैं लाइव विद टीम अरोड़ा में। आज हम आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी लिस्टिंग्स लेके आए हैं, उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। स्टार्ट करते हैं 25 नॉर्थ्सबेरी सर्कल ब्रैम्पटन से। आप बताएं इस प्रॉपर्टी के बारे में। हाँ जी, तो ये जो लिस्टिंग है 25 नॉर्थ्सबेरी सर्कल, ये बिल्कुल ही आप कहें कि ब्रांड न्यू जो है टाउन हाउस है।
और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एरिया जो ब्रैम्पटन का है, मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर है। अभी 2 महीने पहले इस प्रॉपर्टी की क्लोजिंग हुई है। आई थिंक दिनेश अगर हमारे टेक्नीशियन पिक्चर दिखा दें इसकी, तो या दैट विल बी मच बेटर। अगर हमारे टेक्नीशियन दिखा दें इसकी पिक्चर भी ये हाँ देखिए, ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू टाउन हाउस का जो कॉम्प्लेक्स है, ये बना है मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल के ऊपर। और ये बहुत ही बढ़िया इनका आर्किटेक्चर है। अगर आप इनके ऊपर देखें तो डबल बालकनी है। अगर आप किचन एरिया जो ब्रेकफास्ट एरिया है, एक बालकनी आपको उसके साथ मिलेगी और मास्टर बेडरूम के साथ भी इसकी बालकनी एक अवेलेबल है। और ये ब्रांड न्यू टाउन हाउसेज अंडर वारंटी हैं। और इनकी प्रॉपर्टी की एक खास बात ये है कि इन प्रॉपर्टी का जो प्राइस है इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये 750 की रेंज में जो प्रॉपर्टीज हैं ये अवेलेबल हैं। तो इट विल बी ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर। सो 25 नॉर्थ्सबेरी सर्कल, ये मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन के एरिया में लोकेटेड है। हमारे कोई भी दर्शक फर्स्ट टाइम होम बायर्स हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 4169108923 पे किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। जो अगली प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके हैं वो है 22 डनडोनल रोड। ये जो जतिन 22 डनडोनल रोड है, ये कैम्ब्रिज में प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी। और जैसे काफ़ी लोग हैं जिनका कैम्ब्रिज में भी इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि मिसिसागा ब्रैम्पटन में काफ़ी प्राइस पॉइंट की वजह से। और ये जो डिटैच घर है ये वाला, और ये हमने काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाया है जतिन, वहाँ पे 875,000 का। अगर आप जैसे डिटैच प्रॉपर्टी कोई देख रहे हैं और जो फुली रेनोवेटेड प्रॉपर्टी है, जो ओनर है वो भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, तो ही मतलब उन्होंने खुद काफ़ी अच्छी इसके अंदर रेनोवेशन की है। और इसके ऊपर हम इस वीकेंड के ऊपर दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है जतिन वो है 36 क्रॉसमोर क्रेसेंट, 36 क्रॉसमोर क्रेसेंट, और ये भी कैम्ब्रिज के अंदर ही है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये 1 साल पुराना घर है, ये भी डिटैच घर है, कैशे का बना हुआ। और ये प्रॉपर्टी है वो, ये भी हमने बड़ी ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है। अगर हम मिसिसागा में देखें तो मिसिसागा में जिस प्राइस पे हमारे को टाउन हाउस भी नहीं मिलता, उस प्राइस पे जहाँ पे ये कैम्ब्रिज में डिटैच घर है, अगर आपकी सूटेबिलिटी बनती है वहाँ से कम्यूटिंग के लिए, क्योंकि ये कैम्ब्रिज को ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 40-45 मिनट्स की ड्राइव है। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमने लगाई है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस से 939,000 की। और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो नेक्स्ट है दिनेश आप बताएं। जो अगली रेंडरिंग जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी कैलेडन में है और ये प्रॉपर्टी है 12555 कैनेडी रोड। सो ये टाउन हाउस है कैलेडन में, ब्रैम्पटन और कैलेडन के बॉर्डर के ऊपर, मिसिसागा मेफील्ड रोड और कैनेडी के ऊपर। और इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि ये फ्री होल्ड टाउन हाउस है, अराउंड 2 ईयर ओल्ड। और घर जो है ये बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड है और बहुत ही बढ़िया वेल केप्ट प्रॉपर्टी है ये वाली। और ये 3 बेडरूम का ये जो टाउन हाउस है विद सेपरेट लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन, और ब्यूटीफुली मेंटेन्ड और बहुत ही बढ़िया अपग्रेडेड प्रॉपर्टी है। और ये बॉर्डर है ब्रैम्पटन और कैलेडन का। जैसे ही यहाँ कैलेडन स्टार्ट होता है कैनेडी और मेफील्ड के ऊपर 12555 कैनेडी रोड के ऊपर ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉल करें 4169108923। अगली भी 3 प्रॉपर्टी हैं, बताओ 3 4 5। तो अगली प्रॉपर्टी जो है ये 27 क्रैनवुड सर्कल है। ये जो प्रॉपर्टी है ये सेमी डिटैच घर है और ये ब्रैम्पटन के एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन जैसे है, ये क्रेडिट वैली के अंदर है। ये जेम्स पॉटर रोड और क्वीन का जो इंटरसेक्शन है उस एरिया में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, 27 क्रैनवुड सर्कल। और 4 बेडरूम का ये सेमी डिटैच घर है विद 2 फुल वॉशरूम्स अपस्टेयर, सेपरेट लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, एक्सटेंडेड पार्किंग बनी हुई है इसके अंदर। और बेसमेंट जो है इसकी फिनिश्ड है, रेंटेबल अपार्टमेंट है, आप इसको इजीली रेंट कर सकते हैं इस नेबरहुड के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है 148 स्काई हार्बर ड्राइव। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के नेबरहुड में है। एंड यूनिट का ये टाउन हाउस है विद एक्सटेंडेड ड्राइवे। ये भी 4 बेडरूम का बड़ा टाउन हाउस है और इसकी जो बेसमेंट है वो भी फिनिश्ड है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा, कल भी और परसों भी। इसके अलावा किसी भी और टाइम पे अगर आप इस प्रॉपर्टी की व्यूइंग करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं 4169108923। तो मोस्टली ये प्रॉपर्टीज हैं हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए।
और अगर आप सेकेंड टाइम होम बायर हैं और प्रॉपर्टीज को अपसाइज करना चाहते हैं, तो जो ब्रैम्पटन का नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, वॉनलेस ड्राइव और मिसिसागा रोड के ऊपर, उस पे हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है 18 एमराल्ड कोस्ट ट्रेल। और ये फुली डिटैच घर है सेकेंड टाइम होम बायर्स के लिए। और इस घर की खासियत ये है कि इसमें 9 फीट की सीलिंग आपको मिलेगी मेन फ्लोर पे और 9 फीट की सीलिंग आपको मिलेगी सेकेंड फ्लोर के ऊपर। और सारे जो डोर हैं घर के अंदर वो 8 फीट के हैं। फुली अपग्रेडेड हाउस है विद सेपरेट लिविंग, डाइनिंग, फैमिली, ऑफिस स्पेस। ऊपर 4 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम हैं एंड ऑल द वॉशरूम्स आर कनेक्टेड, ऑल द बेडरूम्स आर कनेक्टेड विद द वॉशरूम। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा 2 to 4 o'clock। नेक्स्ट जो ये प्रॉपर्टी है ये है 62 फॉगेटी स्ट्रीट। ये जो प्रॉपर्टी है वो डेयरी और फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया के ऊपर अवेलेबल है। कॉर्नर लॉट की ये प्रॉपर्टी है एंड इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी फॉर अपसाइज। ये अराउंड 2500 स्क्वायर फीट का घर है, कॉर्नर लॉट है। ओरिजिनल ओनर इस घर के अंदर हैं विद एक्सटेंडेड ड्राइवे और इसकी जो बेसमेंट है वो फिनिश्ड है विद रेंटेबल अपार्टमेंट, किचन है, बेडरूम है, फुल वॉशरूम इसके अंदर अवेलेबल है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी अगर आप कोई भी व्यूइंग करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगली जो प्रॉपर्टी है ये है 2 अट्रैक्शन ड्राइव। और अगर आप कोई लग्जरी नेबरहुड में लग्जरी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए देख रहे हैं तो चॉइस आपकी यहां पे आके खत्म होती है। कॉर्नर लॉट है, ये प्रेस्टिजियस लोकेशन है और प्रीमियम लॉट के ऊपर ये 60 फीट वाइडर लॉट है और इसकी जो डेप्थ है अराउंड 120 फीट डीप लॉट है ये। और इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि इसमें सेपरेट आपको ऑफिस मिलेगा आगे, लिविंग, डाइनिंग, ओपन कंसेप्ट और फैमिली रूम विद ओपन टू अबव। उसकी जो सीलिंग है वो 20 फीट के ऊपर है। मॉडर्न किचन है विद हाई एंड ऑल सब जीरो और वॉल्फ के इसके अंदर अप्लायंसेज हैं। ब्यूटीफुल किचन और बहुत ही बड़ा सेंटर आइलैंड, 4 बेडरूम, 3 वॉशरूम और सारे ही जो वॉशरूम्स हैं वो सारे ही बेडरूम्स जो हैं वो वॉशरूम के साथ कनेक्टेड हैं। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा, सैटरडे भी और संडे भी। और किसी और टाइम अगर कोई हमारे व्यूअर्स अवेलेबल हैं और इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो उसके लिए वो हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं। दिनेश जी, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 25 फेयरमॉन्ट क्लोज। 25 फेयरमॉन्ट क्लोज क्रेडिट वैली के चर्चविल एरिया में एक लग्जरी प्रॉपर्टी है जो सीक्वाई ग्रुप जो कस्टम मेड होम्स बनाते हैं उस बिल्डर ने बनाई है। इस प्रॉपर्टी में बहुत ही सारे अपग्रेड्स हैं और 50 फीट लॉट। अगर आप हमारा कोई भी दर्शक इस वीकेंड पे इस प्रॉपर्टी को व्यू करना चाहते हैं तो हम संडे को इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप। जो लास्ट प्रॉपर्टी है जतन हमारी ये है ओकविल में 155 हुई क्रेसेंट। और ये जो प्रॉपर्टी है जतिन ये 50 फीट का लॉट है और 4000 स्क्वायर फीट प्लस घर है और इसकी बेसमेंट भी बनी हुई है। जो ओकविल का रूरल ओकविल वाला एरिया है, डंडास एंड नगावा वाला, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी है। वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर आप ओकविल में कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आप हमें इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी असाइनमेंट सेल्स भी हैं जो लोगों ने बिल्डर से बाय करी हुई हैं। ब्रांड न्यू प्रॉपर्टीज हैं वो। बैरी में अगर आप कोई देख रहे हैं, पेरिस में देख रहे हैं, डिफरेंट लोकेशंस के अंदर, इवन ब्रैम्पटन, मिसिसागा में भी अगर आप कोई देख रहे हैं तो असाइनमेंट सेल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और उनके रिलेटेड भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कॉल करें 4169108923। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू प्रवीण जी। प्रवीण जी, मैं जाते जाते आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट के कारण बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है और उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या वो ओनर से टेनेंट बन जाए, उनको आप लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे अपना? उनमें जतिन जी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तो वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी तरह से मैनेज कर पाते हैं तो दैट्स फाइन। बट जो दूसरा पार्ट है कि एक डेट को सर्व करने के लिए दूसरा डेट लेना और वो भी हायर रेट पे, वो मुझे कोई ज़्यादा समझदारी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि वो उनको एवरीडे और नीचे लेकर जा रही है वो चीज़। ऐसे केस में आई नो इट्स नॉट ए गुड सिनेरियो। ऐसे सिनेरियो में मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी को सेल करना ही एक बेटर ऑप्शन होएगी। बाकी ये है कि आपकी सिचुएशन के मुताबिक हम आपको बेटर आइडिया दे सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो
आप हमें कॉल कर सकते हैं। समटाइम्स शो के अंदर कॉल करनी मुश्किल होती है, ओपनली सारी बातें करनी, और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम आपकी डिटेल में बात सुन के आपको कोई अच्छा सोल्यूशन दे पाएं। बेहतर यही होगा कि आप हमें बाद में कॉल कर लें, और जहां हमारे ऑफिस पे भी आ सकते हैं, मिस्सागा में डेरी एंड मैक्लॉगलिन के ऊपर हमारा ऑफिस है। आप हमें कॉल करके 10 मिनट का टाइम सेट करें, जब मर्जी आए और आकर चाय का कप भी हमारे साथ पिए। और मैं आपको एक बात की श्योरिटी देता हूं कि हम अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू लाइव विद टीम अरोड़ा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, सेम टाइम सेम जगह, आवाज टीवी पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।